हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू यूनी क्लासेस लखनऊ, जिसका एक ही रूल है, पढ़ाई ऐसी करो कि दिमाग में छप जाए, रटना ना पड़े। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट डोरेमोन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम सीडीपी की थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं। आज उसमें हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे? इंटेलिजेंस। ओके, हमारी आज की टॉपिक क्या है? इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं। लिटरल में अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस मतलब क्या है? पहले ये सब पढ़ने से पहले मैं आपसे एक नॉर्मल ओवरव्यू पूछना चाह रही हूँ कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस क्या होता है? ये आपकी एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू अडॉप्ट इन इन्वायरमेंट। किस चीज़ की एबिलिटी होती है? किसी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने की। आपको क्या होनी चाहिए? आपके पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ओके। और किस में आप अच्छे होने चाहिए तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, या आपके अंदर क्या होनी चाहिए? रीजनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके। इंटेलिजेंस आखिर हम कहते किसको है कि हमारे पास एबिलिटी। लोग इंटेलिजेंट लोग किसको कहते हैं? जैसे वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाए, वो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल ले, वो सिचुएशन को समझे तुरंत और उसके अकॉर्डिंग से ही वो वर्क करने लगे, वो लोग इंटेलिजेंट कहलाते हैं। मतलब आपके अंदर सामंजस्य बैठाने का बहुत अच्छा गुण होना चाहिए। आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आनी चाहिए, प्लस रीजनिंग भी डेवलप होनी चाहिए। ओके, अब एक बार इसको पढ़ते हैं। द वर्ड इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म्स इंटेलिजर और इंटेलिजेंटिया, विच फंडामेंटली मीन्स टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस का अगर एक हम नॉर्मल में मतलब देखें तो क्या? टू अंडरस्टैंड इसकी एक मीनिंग निकलती है कि मतलब हमें किसी चीज़ को क्या है? समझना है। ओके। जो आपके ये अब इसकी डेफिनेशन अगर देखिए आप, इट रिप्रेजेंट्स द इनहेरिट एबिलिटी of an organism to adapt to its environment, heavily involving processes such as problem solving and reasoning। ये मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया ना, जो मैंने ओवरव्यू दिया उसी चीज़ को इसकी एक लॉजिकल डेफिनेशन में इसने कन्वर्ट कर दिया है कि इंटेलिजेंस क्या कहलाती है। कि ये एक एबिलिटी होती है एक इंसान की खुद को अडाप्ट करने में उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो क्या इन्वॉल्व करे? रीजनिंग को इन्वॉल्व करे। ओके। अब एक ये द फ्लाइन इफेक्ट होता है। ये क्या है आपका फ्लाइन इफेक्ट? दिस, जैसे फ्लाइन इफेक्ट अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, जो हमारी जनरल एवरेज इंटेलिजेंस लेवल होती है वो इंक्रीज करती है। फ्लाइन इफेक्ट क्या कहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो जनरल एवरेज इंटेलिजेंस है वो क्या करती है? वो इंक्रीज करती है। ओके, एक बार हम डेफिनेशन भी इसकी पढ़ लेते हैं। दिस साइकोलॉजिकल फेनोमेना स्टेट्स दैट over a sustained period of time, the general average intelligence level of the human population increases continuously। ठीक,
डिक्लाइन इफेक्ट हमारा क्या कहते हैं कि टाइम पीरियड के दौरान जैसे जैसे टाइम बढ़ता है जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल होती है वो भी बढ़ती जाती है। अब हम इसका क्या करेंगे, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे। ओके, कि कैसे कैसे करके कौन साइंटिस्ट आए, किस साइंटिस्ट ने क्या इवॉल्व किया। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे सर, फ्रांसिस गाल्टन के बारे में। फ्रांसिस गाल्टन को क्या कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। ये फेमस है, फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको कहते हैं, फ्रांसिस गाल्टन को। और इनकी एक सबसे फेमस वर्क क्या है, हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस किसके बारे में है, ये आपकी एक्सप्लोर करती है जेनेटिक बेसिस ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट एंड मेंटल फैकल्टीज। आपकी जो हेरिडिटरी जीनियस बुक है इसमें क्या आपका जेनेटिक बेसिस बताया गया है। जो एक होता है ना, कुछ लोग जिन्हें हम गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, तो उनका जीन के द्वारा जितना डिटरमिन्ड रहता है वो क्वालिटी इस बुक में डिस्कस की गई। तो फ्रांसिस गाल्टन की कौन सी बुक है आपकी, हेरिडिटरी जीनियस। ओके, अब अगले कौन साइंटिस्ट हैं, एल्फ्रेड बिनेट। आप बस ये देखिए कि साइंटिस्ट का नाम देखिए और एक उनकी कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने की हुई है। तो एल्फ्रेड बिनेट क्या है, 1905 में पायनियर्ड द फील्ड ऑफ systematic mental evaluation by creating the first formal intelligence test in collaboration with Theodore Simon। इन्होंने क्या दिया था, पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया था। ओके, 1905 में किसने बनाया था, एल्फ्रेड बिनेट ने। ओके, उसके बाद एल्फ्रेड बिनेट ने ही 1908 में किसका कॉन्सेप्ट दिया था, मेंटल एज का। अगर आपसे पूछे कि मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो एल्फ्रेड बिनेट के द्वारा 1908 में। ओके, अब अगले कौन है, विलियम स्टर्न। जो विलियम स्टर्न है इन्होंने क्या दिया है वर्ड, इंटेलिजेंस कोशेंट। ये आपसे पूछता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है 1912 में। ओके, अब इसी का जो रिवाइज्ड फॉर्मूला है वो किन के द्वारा दिया गया है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, 1916 में लुईस टर्मन के द्वारा। ओके, लुईस टर्मन के द्वारा क्या दिया गया है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का ही रिवाइज फॉर्मूला दिया गया है। और एक आपके जो फॉर्मूला क्या है ये आप लिख लीजिए, फिर मैं एक अलग साइंटिस्ट के बारे में आपको बताऊंगी, रेंजुली, नीचे मेंशन भी है। तब तक आप IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। IQ क्या होती है आपकी, जो आपकी मेंटल एज है प्लस जो आपकी क्रोनिकल एज है। मतलब मेंटल एज आपकी क्या हुई कि कहाँ तक आपका दिमाग काम करता है। आपका दिमाग जैसे क्या होता है कि बच्चे 3rd में ही पढ़ रहे होते हैं, बट जो उनकी मेंटल कैपेसिटी होती है वो क्लास 5th की होती है, तो मेंटल एज हमारा उस हिसाब से हो जाएगा। और क्रॉनिकल एज वो होता है कि जो आपकी रियल में एज इस टाइम चल रही है, वो आपका क्या होता है, क्रॉनिकल एज होता है। उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। वो आपके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के फॉर्मूला है। ओके, अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन का देखें, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व approximately 67% of the human population falls within the average intelligence range. Individuals possessing an IQ greater than or equal to 140 are classified as gifted. अब अगर हम एक नॉर्मली आप कह सकते हैं डायग्राम से देखें, यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ, तो अगर हम नॉर्मली डायग्राम ड्रॉ करें तो जो एवरेज बच्चों का IQ कितना होता है, 67%। ओके, जो 67% ऑफ द पॉपुलेशन है वो किस में फॉल करती है, वो आपकी एवरेज इंटेलिजेंस रेंज में फॉल करती है। और जिनका IQ आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 है,
ये गिफ्टेड में आ जाते हैं, गिफ्टेड में। ओके, अब देखिए जिनकी मैं बात कर रही थी आपकी रेजुली 3 रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टनेस। अब इन्होंने क्या दिया, जो रेंजुली हैं इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ओके, कि मतलब 3 ट्रेट है उसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जो कि क्या क्या है, हाई एबिलिटी, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस। Okay, Joseph Renguli proposed that giftedness is an interaction among 3 basic human traits: high ability, high creativity and high task commitment, जिसको क्या कहते हैं आप, competence कहते हैं। ओके, जो रेजुले थे इन्होंने 3 रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टनेस दिया है, कि मतलब उन्होंने जो 140+ वाले IQ वाले हैं उनके अंदर क्या क्या रहती है, हाई एबिलिटी रहती है, हाई क्रिएटिविटी रहती है और हाई टास्क कमिटमेंट रहता है, जिसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। ओके, जीन पियाजे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड हेविली टू अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल अडाप्टेशन स्ट्रक्चर। जीन पियाजे का भी आपका कंट्रीब्यूशन है इंटेलेक्चुअल फील्ड में, जो बच्चे इंटेलेक्चुअल अडाप्टेड होते हैं ना, उसके स्ट्रक्चर के केस में भी जीन पियाजे का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, जो IQ का क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम, ये देख लीजिए आप, ये मायने रखता है। ओके, 140 एंड अबव को हम क्या कहते हैं, नियर जीनियस या जीनियस कहेंगे। 130 से 139 वेरी सुपीरियर, 120 से 129 सुपीरियर, 110 से 119 अबव एवरेज, एवरेज। ओके, आपकी 90 से 109 नॉर्मल और एवरेज, 80 से 89 बिलो एवरेज, 70 से 79 डल और बॉर्डर लाइन, 50 से 69 जो मोरन होते हैं, 25 से 49 इम्बेसाइल, 0 से 24 को हम क्या कहते हैं, इडियट। ओके, ये आप IQ टेबल ऐसे पूछता नहीं है, बस एक बार आप ध्यान के देख लीजिए कि आपका एवरेज किस में आता है। एवरेज मोस्टली की IQ रेंज आपकी ये है, ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि एवरेज वालों की कितनी होती है, जीनियस की कितनी होगी। ओके, ये आप देख सकते हैं। और आप किसका कर सकते हैं, इडियट तो मान लीजिए स्टार्टिंग ही है 0 से 24, तो बस आप 1 से 2 जो मैंने मार्क किया ये ध्यान दे लीजिए, बस ऐसे एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। ओके, अब भाई इंटेलिजेंस मान लीजिए एक टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरीज भी दी होंगी, तो उन थियरीज के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैव स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंस अक्रॉस वेरियस पर्सपेक्टिव रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगुलर ग्लोबल कैपेबिलिटी टू मल्टीपल, आपका सिंगल से लेकर के मल्टीपल इंडिपेंडेंट डायमेंशन से भी डिपेंडेड है। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग की थ्योरी। सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे, अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी पढ़ेंगे। अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी क्या कहती है आपकी, ये आपकी 1 फैक्टर थ्योरी है। ओके, जो अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी है वो कौन सी है, 1 फैक्टर थ्योरी है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इंटेलिजेंस को एज सिंगल एंटिटी के रूप में देखा है, सिंगल एंटिटी के रूप में। ओके, व्यूज इंटेलिजेंस एज अ सिंगल इंडिविजिबल एंटिटी और अ सिंगल जनरल फैक्टर डायरेक्टिंग ऑल कॉग्निटिव फंक्शनिंग। जो अल्फ्रेड बिनेट हैं ये मानते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर आपका इंटेलिजेंस में काम करता है, वो क्या है आपका, इन्होंने जी फैक्टर को इम्पोर्टेंस दी है। जी फैक्टर को क्या कहते हैं, जनरल फैक्टर,
जनरल फैक्टर। ओके, तो एल्फ्रेड बिनेट की क्या है आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी आप कह सकते हैं। फिर अगले आपके कौन आते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ये ध्यान कर लीजिएगा कि स्पीयरमैन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ओके, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इंटेलिजेंस को दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट माना है, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर को। ओके, इनके हिसाब से जो इंटेलिजेंस है वो किस पे है, वो दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है, आपका जी फैक्टर, एस फैक्टर। जी फैक्टर आपका क्या है, जो जनरल, जो आपकी जनरल एबिलिटी है, यूनिवर्सल इनबॉर्न मेंटल एनर्जी कॉमन अक्रॉस ऑल कॉग्निटिव ऑपरेशंस। मतलब ये आपकी जनरल एबिलिटी क्या है, जो कॉमन है, सब में है। दूसरा इन्होंने एस फैक्टर को अहमियत दी है, जो कि स्पेसिफिक एबिलिटी, जो कैसे एक्वायर्ड की जाती है, एक्वायर्ड कैपेबिलिटीज यूनिक टू स्पेसिफिक टास्क और इन्वायरमेंट्स। ओके, जो एस फैक्टर का क्या है कि ये कैसे एक्वायर की जाती है, एक स्पेसिफिक टास्क या इन्वायरमेंट के थ्रू। तो टू फैक्टर थियरी दी है आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन। अगली आपकी क्या है, मल्टी फैक्टर थियरी। ओके, ट्राई फैक्टर थियरी के बारे में नहीं दिया है क्या, अच्छा अगला दिया है। चलिए पहले मल्टी फैक्टर ही पढ़ लेते हैं। मल्टी फैक्टर थियरी आपकी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। ओके, इन्होंने जो आपका सिंगल और डबल है उसको रिजेक्ट किया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बहुआयामी है। ओके, रिजेक्टेड द सिंगुलर जी फैक्टर, थॉर्नडाइक asserted that intelligence is a combination of numerous independent mental elements broadly categorized into three fields: abstract, concrete and social intelligence. ओके, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिंगल जी फैक्टर पे डिपेंड करती, इन्होंने क्या कहा है वो मल्टी फैक्टर पे डिपेंड करती है आपकी, जो कि आपकी होगी अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सोशल इंटेलिजेंस। ओके, अब आपकी एक आती है ट्राईआर्की थ्योरी, जो किन्होंने दी है, आपकी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। ट्राईआर्की थ्योरी रॉबर्ट स्टर्न, इन्होंने क्या कहा है कि ये तीन आयामी है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, अगला आपका क्या है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्सचुअल। ओके, एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क containing three sub-theories, often remembered with reference to contextual execution or being street smart. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने क्या दी, उन्होंने ट्राईआर्की थ्योरी दी हुई है। एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस में इन्होंने क्या बात की है कि इंटरनल मैकेनिज्म यूज टू सॉल्व अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। ये जैसे इंटरनल जो मैकेनिज्म है हमारा, जिसको इस्तेमाल किया जाता है अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, दूसरा क्या है आपका, इसको एनालिटिकल को आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ओके, दूसरा क्या है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो कि है एक्सपीरियंशियल, एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विथ नोबल सिचुएशंस एंड ऑटोमेट फैमिलियर प्रोसेसेस। ये जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, ये हमारी एबिलिटी होती है डील करने के लिए, मतलब जो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जिन्हें हम नोबल सिचुएशन कहे हैं, और जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा फेमिलियर है उनसे डील करने के लिए अगर हमारे पास एबिलिटी है तो आपकी किस में आएगी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आएगी। अगला आपका क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल। ओके,
द कैपेसिटी टू अडॉप्ट, सॉरी ये आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है, ये लास्ट वाला है, जस्ट वेट अ मिनट, मुझे कॉन्टेक्चुअल याद आ रहा था ना, तो इसलिए मैंने आपको वो ऊपर बता दिया, मतलब मैंने समझाया सही है, मैंने लिख कुछ और दिया नीचे का देख के। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल, द कैपेसिटी टू अडाप्ट टू शेप और सेलेक्ट रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? कैपेसिटी होती है कैसी? अडाप्ट करने की या उस चीज़ में बदलाव करने की, आपकी जो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है। मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कि जो रियल लाइफ कनेक्शन पे बेस्ड हो, जो रियल लाइफ कनेक्शन पे बेस्ड हो। ओके, तो ट्राई, मोस्टली आपसे क्या पूछता है कि बस यही पूछता है कि मल्टी फैक्टर थियरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। टू फैक्टर कभी कभी पूछ लेता है चार्ल्स स्पेयरमैन। यूनिफैक्टर अल्फ्रेड, मोस्टली टू फैक्टर और आपका मल्टी फैक्टर ही पूछता है। और आपका जो अभी आगे हम पढ़ेंगे ना मल्टीपल इंटेलिजेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब मैं आपको एक ज़रूरी न्यूज़ दे दूं, हमारे चैनल पे कुछ कुछ टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं, जो कि क्या क्या हैं? आरओ। अब मैं आपको आरओ के बारे में बता दूं, जो हमारा आरओ का पहले वाला बैच था, जो अभी रिजल्ट आया था ना कुछ महीने पहले, हमारा बैच जो चल रहा था क्लास, उसमें के जो टॉप 10 स्टूडेंट थे, मतलब जो टॉप 10 रैंक होल्डर हैं, उसमें से हमारे कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ओके, एआरओ के भी बैच हम चलाते हैं, टेस्ट सीरीज, पीसीएस, लोअर पीसीएस की, जो कि अभी बहुत अच्छी चल रही है करंट में, आप ज्वाइन करके देख भी सकते हैं, और सीटेट की भी। अगर मैं सीटेट की बात करूं, तो जो मैं आपको क्वेश्चन की एनालिसिस कराती हूं, वो हमारे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, तो उस हिसाब से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज़ में सेक्शनल टेस्ट भी कराए जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाते हैं, और यूनिट वाइज भी, प्लस उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। जो पीडीएफ होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारे टेस्ट का स्टैंडर्ड आप आराम से देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करिए, आपको जो भी क्वेरी है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन वहाँ पे रख के पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके आपको एकदम तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा और आप सेटिस्फाइड भी होंगे। ओके, पीसीएस में आपकी लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दी हुई है, आप उससे जुड़ के जिस भी टेस्ट सीरीज़ में चाहें खुद को इनरोल कर सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये किसके द्वारा दी गई है आपकी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? हार्वर्ड गार्डनर की। इन्होंने क्या कहा था, चलिए हम आगे चल के देखते हैं, आपको पहले ही बता दूंगी तो फिर। पब्लिश्ड इन हिज फाउंडेशनल बुक, इनकी जो बुक का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने जो आपकी अलग अलग बुद्धि होती है उसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था। अगर आप इस चीज़ में अच्छे हैं तो फिर आपकी ये बुद्धि अच्छी होगी, आप इस चीज़ में अच्छे हैं तो ये बुद्धि, तो इन्होंने क्या किया था? कैटेगराइजेशन कर दिया है। ओके, गार्डनर क्लेम दैट इंडिविजुअल्स डिफर रेडिकली इन देयर प्रोफाइल ऑफ एबिलिटीज एंड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगुलर एंटिटी। उन्होंने ये क्या कहा था? हार्वर्ड गार्डनर से कहा था जो इंटेलिजेंस है एक सिंगल एंटिटी पे नहीं डिपेंड है, मतलब वो इंडिविजुअल के साथ साथ वैरी करती है, वैरी इंडिविजुअल
के साथ डिफर। ओके, इन्होंने क्या कहा है, बुद्धि जो है कितने टाइप की होती है आपकी, काफ़ी सारी टाइप की होती हैं जो कि हैं अलग अलग। ठीक, पहला क्या है, वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक में कौन लोग आएंगे, सेंसिटिविटी टू स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस। इनकी ज़्यादा सेंसिटिविटी किस साइड है, बोलने में है और लिखने में है। इसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे आपके, पोइट्स आ जाएंगे, राइटर्स आ जाएंगे, ऑथर्स आ जाएंगे। तो उनका क्या अच्छा है, वर्बल लिंग्विस्टिक। अगला म्यूज़िकल, म्यूज़िक सुनना सबको पसंद होता है। हमारे चैनल में रिसेंट में आपने सुना भी होगा, हो सके कुछ लोगों ने सुना होगा कि तारा सर मतलब सॉन्ग गा के भी आप लोग को सुनाते हैं, जो कि छोटे छोटे शॉर्ट्स टाइप में डाले हुए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि वो उस चीज़ को, वो उनकी हॉबी है, उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। ओके, म्यूज़िकल, म्यूज़िकल क्या है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, परसीव एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड टोन। म्यूज़िकल क्या हो, जो लोग किस में अच्छे हों, म्यूज़िक में हो। इसमें कौन आ जाएंगे आपके, सिंगर हमारे आ जाएंगे लोग, AR रहमान, अरिजीत, लता मंगेशकर, ये लोग आपके क्या आ जाएंगे, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आ जाएंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल, एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स लॉजिकली एंड कैरी आउट साइंटिफिक ऑपरेशंस। जो लॉजिकल मैथमेटिकल में अच्छे होते हैं उनकी क्या अच्छाई होती है कि उनके अंदर एबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए लॉजिकली, और फिर मतलब उसी में वो रिसर्च रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, मैथमेटिशियन हो जाएंगे या साइंटिस्ट हो जाएंगे। अब अगला आपका क्या है, स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस ये आपका क्या है, पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट पैटर्न्स ऑफ वाइड और कॉन्फाइंड स्पेसेस। जैसे स्पेशियल इंटेलिजेंस वो होते हैं ना जिनके अच्छे होते हैं, जो मेंटल मैपिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। आपने एक जगह दिखाई उनकी, अब वो अपने मन में ही पूरा उस जगह में क्रिएट कर देंगे आपको जो भी कुछ बनाना है। तो वो उसमें अच्छे होते हैं, जिनकी स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। वो कौन कौन से होते हैं आपके, आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, स्पेस एनालिसिस्ट होते हैं, उनकी आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, एबिलिटी टू यूज़ वंस होल बॉडी और पार्ट्स ऑफ इट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और फैशन प्रोडक्ट्स। बॉडीली काइनेस्थेटिक्स में क्या हो गया कि मतलब इनका क्या ज़्यादा काम करेगा आपका, ये जो अपनी बॉडी से रिलेटेड सारा काम करें, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड आप हो, तो उसमें क्या आ जाएंगे आपके, स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे, सर्जन्स आ जाएंगे कि आपकी क्या इसमें इन्वॉल्व है, आपके बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, मूवमेंट हो रही है, तो किस में आ जाएंगे, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस में। ये दोनों पूछता है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इंटरपर्सनल आपको क्या है, अगर नॉर्मली देखिए मैंने इसको समझाया भी कि आप भूले ना। इंटर मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को समझना। इंटर मतलब क्या होता है कि दो लोग के बीच की बात। इंटरा क्या है आपका, स्वयं। इंटरा मतलब अपने अंदर, मतलब स्वयं को गहराई से समझना। ओके, इंटरपर्सनल क्या होता है, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विथ अदर्स। मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कुछ लोग आप देखते होंगे ना कि वो दूसरों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और बहुत बेहतर वे में समझ जाते हैं, तो वो आपके किस में आ जाएगा, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। ओके, और इंट्रापर्सनल तो कुछ लोग होते हैं जो अपने पे प्रॉपर कमांड स्टैब्लिश कर चुके रहते हैं, मतलब वो बहुत बेहतरीन होते हैं खुद को समझ, खुद के लिए। तो आजकल क्या ज़रूरत है ज़्यादा डेवलप करने के लिए, इंटरापर्सनल चीज़ें रिलेटेड डेवलप करने की, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प करिए। अब ऐसा ना हो कि आपके खुद के कुछ ना अच्छे हों, आप दूसरे के लिए एकदम ज्ञानी बने फिरे हैं, ये काम नहीं करना है अब। तो इंट्रापर्सनल क्या है, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, वंस ओन डिज़ायर्स,
फियर्स एंड कैपेसिटी। इंटरा मतलब स्वयं को समझना, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों की या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है। नेचुरलिस्टिक जो एक्सपर्टीज होते हैं किस में, इन द रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमरस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। नेचुरलिस्ट लोग कौन होते हैं, जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। ये नहीं कि मतलब वो प्यार है लगाव बहुत बस दिखावी है, वो एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उन सब प्रति जो हमारी फ्लोरा फाउना है उसको करने के लिए। तो ये कौन होते हैं आपके, जैसे जो आपके बायोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, अब अगला क्या है, एग्जिस्टेंशियल प्रोपेंसिटी टू पोज एंड पॉन्डर डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये वो लोग होते हैं ना, ये लोग मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गहरा सोचते हैं, मतलब एकदम अस्तित्व को लेकर के सोच रखना, मतलब बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग रखना, अंदर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेरी लाना, मतलब जीवन से मृत्यु को लेकर मृत्यु तक में कि मतलब ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके रीजंस क्या हैं। वो कौन से में आ जाएगी आपकी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, ठीक है। ये आपके पूरा आपका जन्म से लेके मृत्यु तक के लोगों तक की चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा अस्तित्व का ही ये खगाल के रख देते हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से जो उनकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या है, वर्बल लिंग्विस्टिक, जैसे कि आपके पोइट्स होते हैं, राइटर होते हैं, बहुत अच्छे होंगी, इनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होती है। म्यूजिक में बहुत अच्छे होंगे आपके जो सिंगर्स आ जाएंगे हमारे। लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब ये आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं, मैथमेटिशियन हो जाते हैं। स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि वो मेंटल मैपिंग का बहुत अच्छा ज्ञान हो, वो कोई भी जगह देख के वो सोच लें कि इसमें क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितनी स्पेस में क्या चीज़ें कवर होंगी। आपके इसमें आर्किटेक्ट्स, स्कल्पचर्स आते हैं। बॉडीली काइनेस्टिक में क्या है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, या एक तरीके से आप कहिए तो मूवमेंट रिलेटेड जो होता है। इसमें आपके स्पोर्ट्स पर्सन, सर्जन्स आ जाएंगे। इंटरपर्सनल, इंटर मतलब दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो ये एक तरीके से कैपेसिटी होती है दूसरों को बहुत बेहतर वे में समझने की, वो आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आ जाती है। ओके, इंट्रापर्सनल में क्या है, स्वयं को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। ओके, नेचुरलिस्टिक में क्या हो जाए कि आपको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है, और ये सिर्फ नाम का लगाव नहीं है, उस फील्ड में लोग काम भी करते हैं, जैसे कि आपके बायोलॉजिस्ट हो गए। ओके, एग्जिस्टेंशियल क्या होते हैं, आपके अस्तित्व के बारे में, मतलब जो इंसान का अस्तित्व है वो कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाले, मतलब जीवन से लेकर के मृत्यु तक में। ओके, अब इनका क्या, इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इनका क्रिटिसिज्म किस पे हुआ है, एम्पेरिकल एविडेंस। जो इनका क्रिटिसिज्म हुआ है वो किस पे हुआ है, एम्पेरिकल एविडेंस। लैक ऑफ रिसर्च मटेरियल। Opponents state that Gardner's framework lacks strong, definitive empirical evidence and suffers from a lack of validated research material. जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उनका ये मत है कि जो गार्डनर हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एकदम टू द, एक तरीके से कहते हैं ना कि इन्होंने सटीक रीज़न या कह सकते हैं आप वैलिड पॉइंट नहीं प्रोवाइड किया है, जो भी उन्होंने अपनी बातें कही है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए माना जाता है कि ये किसमें, एम्पेरिकल एविडेंस में क्या करता है, ये लैक करता है।
मतलब इन्होंने प्रॉपर रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराया है। ओके, तो हमने आज इंटेलिजेंस के बारे में जाना, इंटेलिजेंस रिलेटेड क्या है, थियरीज के बारे में जाना, प्लस और क्या, और आपका हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस भी जाना। अब इससे रिलेटेड आगे की टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाती हूँ कि आपका सेम डे का एकदम आपके दिमाग में रिटेन कर जाए। अगर मैं एक दिन में ही आपकी पूरी क्लास लेके कंप्लीट करा दूँ, मैं तो कंप्लीट कर लूँगी, बट आपके दिमाग में क्या वो उतना रिटेन कर पाएगा? एक दिन में ही नहीं कर पाएगा। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे आराम से लेके चलिए कि आप पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, बर्डन ना हो। ओके, कभी भी अपना एक सब्जेक्ट लेके चलिए, जैसे मैं करा रही, थ्योरी क्लासेस आपने कंप्लीट की, फिर रिवाइज कराइए, उससे रिलेटेड मैं टेस्ट भी आपको एनालिसिस कराती हूँ, वो आप देख लीजिए। फिर उससे रिलेटेड आप किसी की भी टेस्ट सीरीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ही कोचिंग के लीजिए, आपकी किसी भी की टेस्ट सीरीज़ जिसमें आप मानते हैं कि हाँ वो भाई अच्छा है, रिलायबल है, आप उसकी टेस्ट सीरीज़ लेके आप अटेम्प्ट कर लीजिए। आपके मार्क्स किस हिसाब से आ रहे हैं? आउट ऑफ, मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट है, 30 में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं? अगर आपके 20 तक में भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फिर आपको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, 20 प्लस आ रहे हैं तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तभी भी आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। ओके, तो धीरे धीरे लेके चलिए, अभी अच्छा खासा टाइम बाकी है, आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक छोटा छोटा टॉपिक लेके चलिए, हाँ, लेकिन जो टॉपिक लेके चलिए उस पर प्रॉपर कमांड स्टैब्लिश कर लीजिए। ये ना हो कि आपने वो भी टॉपिक उठाया उसको भी आप ना पूरा कर पाए हैं। तो जो भी टॉपिक लीजिए आप बहुत प्रॉपर, आपका ये पैटर्न होना चाहिए। टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड टेस्ट मैंने जो एनालिसिस कराया है वो देख लीजिए। उसके बाद आप खुद से जो भी, जिस किसी की भी आप टेस्ट सीरीज़ लिए हैं, टेस्ट सीरीज़, अगर उसने सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं या यूनिट वाइज टेस्ट पर, तब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ हमने भी सेक्शनल और यूनिट वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। बाकी जिस किसी से भी आपका मन है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट दे लीजिए। आपको नहीं किसी की टेस्ट सीरीज़ लेनी, आप मत लीजिए। आप डायरेक्टली क्या करिए, गूगल से ही आप क्वेश्चंस ले लीजिए, आप अटेम्प्ट करिए उनको। ज़रूरी नहीं है कि आपको भाई टेस्ट सीरीज़ लेके पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं उसमें। आप डायरेक्टली गूगल से, आजकल तो ऑनलाइन फ्री में चीज़ें इतनी सारी पड़ी हुई हैं, आपको बस करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि भाई जब हम पैसे से ही लेंगे तभी मान्य रखेगा, नहीं, वो भी वैलिड टेस्ट होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, आप उनसे अटेम्प्ट करके देख लीजिए, फुल लेंथ देख लीजिए, सेक्शनल ले लीजिए, आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनाइए। आखिर आप बताइए, टेक्नोलॉजी किस दिन के लिए ही है? हम लोग के लिए ही यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी अलग अलग इन्वेंट हो रही हैं। अब हम लोग ही उसका यूज़ ना करें तो फिर तो ये गलत बात हो जाएगी ना। तो इसीलिए आपको अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी किसी से, मत लीजिए, डायरेक्टली चैट जीपीटी से बोलिए इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएं, या तो फिर आप गूगल से डायरेक्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं, उसमें आराम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइडेड हैं। ओके, बाकी हमारी कोचिंग पे जो जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जाती हैं, आरओ, एआरओ, पीसीएस, लोअर पी से सीटेट, आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दी गई है, आप जाके वहाँ से खुद को इनरोल कर सकते हैं। बाकी आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो भी पढ़ाने का मोटिव है वो सिर्फ इसलिए है कि आपको समझ में आना चाहिए, और आपको किस तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये तो आप बेहतर बता पाएंगे। भाई मैं तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी ही ना, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या कमियां आ रही हैं, इसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है। ओके, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए
और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। अगर आपको लगता है कि सच में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप खुद भी जो लोग बैच लिए होंगे वो देख सकते हैं कि ये बैच वाला ही कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए एटलीस्ट लाइक करना तो बनता ही है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप अप टू डेट रहें। ओके, अब अगली की क्लास, नेक्स्ट क्लास अगले सेशन में होगी। ओके, तब तक के लिए थैंक